नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में हम अलग अलग कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, उनकी बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन को लेकर। आज बात करने वाले हैं हम एमसीएक्स पर 4 घंटे जो ट्रेडिंग देरी से शुरुआत हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी हम आगे बताएंगे और आपके लिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी आखिर में बताएंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले जो सबसे गर्म मुद्दा है आज का वो है सड़क पर किसान और दिल्ली में जो घमासान चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजी अग्रवाल साहब है, चेयरमैन है दानुका ग्रुप से। शुक्रिया अग्रवाल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शुरुआत किसानों की मांगों को लेकर। सर, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की वो मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या इतना वायबल आपको दिख रहा है फिलहाल मौजूदा स्थिति में? देखिए, आज जो किसानों की समस्या है वो एमएसपी की उतनी नहीं है जितनी ज्यादा उनकी लोअर ईल्ड और प्रोडक्शन की है। अगर आज उनकी प्रोडक्शन जो दूसरे डेवलप कंट्रीज है उनके बराबर हो जाए तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। किसान का असली कंसर्न है उसकी आमदनी बढ़ना। आज मैं यूपी में था, कुछ किसानों की पैदावार शुगर केन की 83 टन है और हाईएस्ट पैदावार 300 टन है। कितना फर्क है। तो आज किसानों को सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी और सही एग्री इनपुट मिलके उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, वही एक रास्ता है किसानों को सेटिस्फाई करने का मेरे हिसाब से। और सरकार ने किसानों की बहुत सी मांगे मांग ली हैं। और एमएसपी, क्योंकि आज कोई भी कमोडिटी का ट्रेड लोकलाइज नहीं रह गया, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर ये सब लिंक करता है। आज वर्ल्ड में शॉर्टेज है तो प्राइस बढ़ते हैं, वर्ल्ड में सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स का लॉ है और इकोनॉमिक्स के लॉ को सबको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स का लॉ हमारे कहने से नहीं चलेगा, वो मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। सर, आपको क्या लगता है और दूसरा विकल्प आपको क्या दिख रहा है जो पैरेलली एमएसपी बंद ना हो, एमएसपी के साथ साथ कुछ ऐसा विकल्प मिले कि धीरे धीरे इस पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। देखिए, जैसे जैसे अब हमारे यहाँ मिडिल क्लास बढ़ रही है तो ग्रेन की कंजम्पशन कम हो रही है और ग्रेन के प्रोडक्शन में किसान को फायदा भी कम होता है। और इधर हरियाणा पंजाब में देखें तो बहुत से एरिया में पानी का लेवल बिलो डेंजर जोन जा चुका है। अगर वहां धान की खेती बंद नहीं की तो पीने का पानी भी नहीं होगा। तो ऐसी जगह सरकार उनको मक्का की खेती है, मूंगफली की खेती है, दालों की खेती, ऐसी खेती करवा के और उस पर भी एमएसपी दे तो किसानों को वही फायदा होगा जो गेहूं और धान में होता है। तो आज एक तरफ हम 1.5 लाख करोड़ का खाने का तेल बाहर से मंगाते हैं, 20-30 हजार करोड़ रुपए की दालें मंगाते हैं। अगर किसानों को हम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दें तो ये पैदावार हम अपने देश में ही कर सकते हैं और किसानों की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। सर, अब आपसे एक अगला सवाल मेरा होगा, जिस तरह से एफसीआई की तरफ से बिकवाली हो रही है ओएमएसएस के जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, वो एक तो एमएसपी के नीचे भी बेच रहे हैं, दूसरी तरफ और उनकी खरीदारी डेफिनेटली उसके ऊपर हुई होगी या एमएसपी पे उनकी खरीदारी होगी जो बफर स्टॉक को लेकर। क्या लग रहा है इस लीकेज को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, इस लीकेज को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सरकार गरीब आदमी को सपोर्ट कर रही है और करना भी चाहिए। तो सरकार जो है आज इस बात पर विचार करे कि जिसको सरकार को जो सब्सिडी देनी है, चाहे वो अनाज आज ज्यादा रेट पे खरीद के कम रेट पे बेच रही है, उसमें जो लीकेज होती है उस सबको खत्म करने और जो परेशानियां हैं, जो लीकेज होती है स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में, सरकार डायरेक्ट सब्सिडी दे। और ये जो सारा सिस्टम है प्रोक्योरमेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम बंद कर सकते हैं और सब्सिडी में लिमिट हो सकती है कि इतना पैसा सिर्फ वो फूड ग्रेन पे ही खर्च कर सकते हैं। तो सरकार की इससे बहुत सारी लीकेज की समस्या कम हो सकती है।
थैंक यू सर, आरजी अग्रवाल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अहम सुझाव दिए कि एग्री सेक्टर में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए अगले खबर का रुख करते हैं और वो अहम खबर है एमसीएक्स को लेकर। एमसीएक्स मामले की सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हमने दी थी आज ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत सुबह 9 बजे से भी पहले हमने ये खबर जानकारी दी थी कि आज शुरुआत देरी से होगी एमसीएक्स पर। कमोडिटी का मार्केट पहले 10 बजे का टाइम दिया गया, फिर अगला नोटिफिकेशन जब आया तब 11 बजे टाइम बताया गया, फिर 4 घंटे देरी 1 बजे से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। नरेंद्र वाधवा हैं, प्रेसिडेंट है सीपीएआई के, और जयप्रकाश गुप्ता हैं, फाउंडर है धनकिया। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाधवा जी, क्या लग रहा है, आप क्या वजह मानते हैं इसको? क्योंकि बाजार बहुत एक समय ऐसा लग रहा था जैसे सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो, टीसीएस के नए प्लेटफॉर्म को लेकर चिंता तो नहीं है, इस बात की चिंता थी। लेकिन आपसे भी मेरी बात हुई थी दिन के दौरान, तो आपने ये क्लैरिफाई किया था, हालांकि उनके नोटिफिकेशन में भी था कि जो एंड ऑफ द डे, जो क्लोजिंग डे का जो पूरा प्रोसेस होता है पोजीशन को लेकर, मार्जिन को लेकर, वो फाइल प्रोसेस में देरी हो रही है, उससे उस टेक्निकल दिक्कत की वजह से ट्रेडिंग में देरी से शुरुआत हुई है। आप क्या मानते, कोई और वजह है क्या सर? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार जैसे सर। हमारी बात हुई थी, ये एमसीएक्स में जब से ये ट्रांजिशन हुई है, सीडीपी इंप्लीमेंट हुआ है, नया सॉफ्टवेयर आया है, उसमें हमने देखा थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं ग्लिचेस हल्के फुल्के आ रहे थे, जिससे ट्रेडिंग इफेक्ट नहीं हो रही थी और थोड़ा फाइल्स जो है मेंबर्स को डिलेड आ रही थी। तो ये जैसे पीछे 4 महीने हमने देखा कोई मेजर इशू नहीं था, बट फाइल डिलेज आ रही थी। ये वो वाली फाइलें हैं जो एंड ऑफ द डे फाइल्स होती हैं, हमारे को सुबह इंपोर्ट करनी होती हैं, उसमें पोजीशंस चढ़ती हैं ब्रोकर एंड पे, और उसके बाद वो मार्जिन्स चलते हैं उनका। बैंक एक सॉफ्टवेयर है बैक एंड का, वो हमारे को सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। उसी के बाद मेंबर जो है अपने प्लेटफॉर्म को एक्टिव करते हैं और ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो आज क्या हुआ, ये फाइल जो है वो डिलेड आ रही थी, आने रही थी, कई मेंबर्स को आई, कई मेंबर्स को नहीं आई। तो ये एक्सचेंज एंड पे, बैक एंड पे जो क्लियरिंग का उनका क्लियरिंग एंड है, वहां से ये फाइल नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने 9 बजे जो ट्रेड शुरू होता है उसको पहले 10 बजे करा, फिर 10 बजे का 11 और 11 से 1 बजे के। मेरे को नहीं लगता ट्रेडिंग के अंदर कोई इशू है। ट्रेडिंग वाले इशू जो है सारे कहीं ना कहीं फिक्स करे गए हैं, बट इस बैकएंड वाले सॉफ्टवेयर में जो हमने देखा थोड़ा डिले हो रहा था, और आज जो जैसे ग्लिच आया है बड़ा, तो एक ये वरीसम थी। हमारे को ये लग रहा था कि शायद पूरा का पूरा दिन जो है वो एक्सचेंज ना बंद रहे, बट थैंक गॉड एक्सचेंज ने अपने यहाँ पर फिक्स करा और 1 बजे हम ट्रेड कर पाए आज। अथवा जी, एक और मैं समझना चाहूंगा, जो ये देरी से शुरुआत हुई, इसके नुकसान क्या हुए होंगे ये बताइएगा, इस पे मुझे कुछ सफाई चाहिए। देखिए, नुकसान क्या है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम के जो प्लेटफॉर्म है, उसकी रोबस्टनेस जो है वो बहुत जरूरी होती है। उसी के ऊपर फेथ होता है इन्वेस्टर का, ट्रेडर्स का, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर उसके अंदर ग्लिचेस बार बार आए तो लोगों का उससे फेथ खत्म हो जाता है, मार्केट की दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने की वो कोशिश करते हैं। तो सिर्फ एक ये वाले जो बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करता है, एक्सचेंज को भी इम्पैक्ट करता है। बाकी जो इकोसिस्टम में लोग पार्टिसिपेंट हैं, उनको वो बार बार शक होता है कि ये जो दिक्कत आ रही है, इसको फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे, क्या हम दूसरे एक्सचेंजेस में जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता जो डिले हुआ है मार्केट में। आपको पता है कितनी फ्लक्चुएटिंग मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल कई इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बाहर फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर नहीं आता क्योंकि मार्केट बंद है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो जिनकी बड़ी पोजीशन है, जो लेकर आए कल से आज पोजीशन हेज कर आए या कुछ ट्रेड कर आए, तो उनको जरूर दिक्कत है। उनके एमटीएम्स और बाकी जो पोजीशंस हैं उसका जरूर इम्पैक्ट पड़ा होगा, बट अदरवाइज जब जो शुरू हुआ, लोगों ने अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से हैंडल करा। जयप्रकाश जी, आप बताइए, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका रिएक्शन क्या था? आप लोगों को क्या दिक्कतें हुई? क्योंकि आप एक लीडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं और नॉन एग्री का आपका जो वॉल्यूम है, पार्टिसिपेशन है, वो काफी ज्यादा है, तो उसमें बताइए आप लोगों को क्या समस्याएं हुई? विश्वमोहन जी, देखिए क्या है, जो जैसा वाधवा जी ने बताया, छोटी मोटी ग्लिचेस थी, लेकिन आज जो जितने 4 घंटे के लिए अगर एक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो ये एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है।
देखिए, जहाँ तक ट्रेडर्स की बात है, हम हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम लोग फेसलेस क्लाइंट्स को एंटरटेन करते हैं, या जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो क्लाइंट्स ट्रेड करने आते हैं हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है हमारे लिए कि एक्सचेंज 9 बजे खुलने से पहले सारा सिस्टम अप एंड रनिंग रहे, उनके पोजीशंस उनको प्रॉपरली दिखें, क्या मार्जिन यूटिलाइजेशन है वो दिखे, ताकि वो अपना दिन का शुरुआत या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उस तरह बना सकते हैं। प्रीवियस ओवरनाइट पोजीशंस है, किसी ने अगर कोई स्प्रेड क्रिएट किया है या कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के कारण ट्रेड किया है, उसका एग्जिट का एक टाइम डिफाइन होता है। अगर वो सुबह सुबह मार्केट में क्या रेट खुला है इंटरनेशनल मार्केट के साथ अगर इन सिंक नहीं रहे तो एक पैनिक का माहौल क्रिएट करता है, और इसके कारण क्या है, आप अपने क्लाइंट्स को एक बार 2 बार कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे और इस तरह के इश्यूज जो छोटे मोटे थे आज वो बड़े रूप में निखर के आए, अगर इसे हम अभी नहीं कर्टेल करेंगे तो ये बिजनेस इम्पैक्ट है ही हमारे जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, और ये एक्सचेंज के लिए भी एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है। आई थिंक मेरा यही अनुरोध होगा आपके चैनल के माध्यम से कि एमसीएक्स की जो लीडरशिप है उन्हें इसे ऑन लेना चाहिए। इसको एक संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी के क्लाइंट्स ख़राब होते हैं, आपने कई सालों के मेहनत से इस तरह के क्लाइंट क्रिएट किए हैं, वो नंबर्स धीरे धीरे आपको कम होने जाए, और वो भी आपकी गलती की वजह से नहीं, एक्सचेंज की गलती की वजह से। वाधवा जी, सेबी ने इस पर एमसीएक्स से जवाब मांगा है कि तकनीकी दिक्कतों की जाँच से उन पर जुर्माना या एक्शन भी लग सकता है। ये हमारे सोर्सेज बता रहे थे, हमारे रिपोर्टर अंकुर की ये खबर थी। आप इस पर क्या कहेंगे, सेबी का क्या एक्शन हो सकता है? विश्वमोहन जी, सेबी ने पीछे जो अपनी स्टेबल मेंबर एंड पे और एक्सचेंज एमआईज के अंदर ये रूल बनाया है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनको रिपोर्ट करना जरूरी है, और उसको डिस्करेज करने के लिए या उसको पेनलाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो 45 मिनट से ऊपर अगर कोई एक्सचेंज बंद रहता है, जो रूल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट मेंबर्स के लिए अलग बनाए हैं, एमआईएस के लिए अलग बनाए हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड तक अगर वो एक्सचेंज नहीं चल पाता, उनको एक शो कॉज नोटिस और उनको एक्सप्लेन करना होता है कि किस वजह से ये आपका एक्सचेंज नहीं चल पाया या ग्लिचेस आए हैं, और अगर वो एक्सचेंज के फॉल्ट होते हैं तो उसके ऊपर पेनलाइज किया जाता है। तो मेरे को लगता है सेबी ने भी आज, क्योंकि इतना 4 घंटे ये मार्केट नहीं चली, जरूर उनसे पूछा होगा एक्सचेंज से कि भाई क्या तकनीकी खराबी हुई, और पेनलाइज करने का प्रोविजन है सेबी की तरफ से एमआईज को भी और एक्सचेंज मेंबर्स को भी। जय, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जब एमसीएक्स के पूरे सारे जितने भी नॉन एग्री के कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी सारे एनएसई पे है, तो क्या एनएसई पे उस तरह की लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है कि वहां पे लोग अपने ट्रेड को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं? विश्वमोहन जी, देखिए, बहुत सारे मेंबर्स का रेडीनेस का भी एक इशू है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाकी जो 2 एक्सचेंजेस हैं दोनों रिलेटिवली नए हैं, उनमें लिक्विडिटी और कंफर्ट एक ट्रेडर या इन्वेस्टर का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के देखिए, हर एक का एक एक्सचेंज प्रेफरेंस रहता है। आज जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी को अगर डेरिवेटिव्स में काम करना है तो उसके लिए एनएसई सबसे कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। उस तरह से एमसीएक्स इंटरनेशनल कमोडिटीज़ जो हैं उसके लिए एमसीएक्स एक प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है, और जो बाकी एक्सचेंजेस के पास अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं भी तो एक कंफर्ट लेवल होता है एक ट्रेडर का जो पर्टिकुलर एक्सचेंज में करना चाहता है। हालांकि ये बात ज़रूर है जो वाधवा जी ने भी पॉइंट आउट किया कि एक ट्रेडर के लिए ये अब एक्सप्लोर करना ये ऑप्शन कि मैं अब दूसरे एक्सचेंज में भी अपना रेडीनेस देखूं, और मेंबर्स के लिए भी अब ये एक कंटिजेंसी प्लान बन जाता है कि इस तरह के इश्यूज फ्यूचर में आए तो रादर देन लूजिंग आवर ओन कस्टमर्स, हमें भी ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा आगे चल के कि हम दूसरे एक्सचेंजेस में भी लाइव रहें। विकल्प तो आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी जब एनएसई ने भी इस तरह के विकल्प आपको दिए हैं तो आपके पास भी मौका है कि आप वहां पर भी जाके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो एक एक्सचेंज को भी अपने मेंबर्स गंवाने का एक मौका कहें या उनको नुकसान हो सकता है, और आप लोगों के लिए तो नुकसान नहीं है। आखिर में जाते जाते अब वाधवा जी बताइए, क्या ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या सलाह देंगे? एक एसोसिएशन के तौर पर आप एक्सचेंज को क्या नसीहत देना चाहेंगे? विश्वमोहन जी, हमने सुबह भी लेटर लिखा था इनफॉर्मली
एज ए एसोसिएशन हमारी 8:30 बजे 9 बजे बात शुरू हो गई थी करने की, भाई आपकी फाइल्स डिले आ रही हैं, कई दिनों में पीछे रिपोर्ट करी गई थी, मेंबर्स ने बताया था, लेकिन आज काफी बड़ा डिले था, तो कंटिन्यूअस बात थी और हमने एक फॉर्मल ईमेल भी लिखी है, लेटर लिखा है एक्सचेंज को, और मेंबर्स के कंसर्न्स जो हैं, बाकी एक तो ये फाइल का कंसर्न है और जो 2-3 कंसर्न्स हैं उसको लिखा है। और हाँ, हमारी कंटिन्यूअसली बात चलती रहती है एक्सचेंज से, क्लियरिंग कॉर्प से और सेबी से भी। वो हमारे से पूछते रहते हैं कि एक्सचेंजेस की कितनी रेडी वो है, रोबस्टनेस है और स्टेबल चल रही है कि नहीं चल रही। तो हमारा काम एज ए एसोसिएशन अपडेट करना है और अपने जो इश्यूज हैं उनको कंटिन्यूअसली बताते रहना है, रेगुलेटर को भी एक्सचेंजेस को भी। वो हम अपना करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं। अब एक अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आप जय, अब आखिर में आपसे भी आखिरी सवाल होगा, अब आप रेगुलेटर से क्या डिमांड करते हैं इस तरह के मामले को लेकर, एक्सचेंज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मामले पर? विश्वमोहन जी, मेरा रिक्वेस्ट एक्सचेंज से ही रहेगा, क्योंकि आज इंडिया की लीडिंग एक्सचेंज है। आज 98-99% ऑफ टोटल नॉन एग्री कमोडिटीज़ का टर्नओवर MCX पे ही होता है। हालांकि उन्होंने जो माइग्रेशन किया लाइव मार्केट में, वो माइग्रेशन बहुत ही काबिले तारीफ था, लेकिन अब उस चीज़ को 4 महीने हो गए और इस चीज़ का सेंसिटिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र्स हमेशा लॉयल नहीं रहते हैं। तो ये बहुत हाई प्रायोरिटी में मेरे ख्याल से एक्सचेंज को लेना चाहिए इस चीज़ को, ताकि ये जो इश्यूज आ रहे हैं इनका रूट कॉज आइडेंटिफाई करे और इन्हें इंश्योर करे कि ये दोबारा रिपीट ना हो। शुक्रिया जयप्रकाश गुप्ता जी आपका। विश्वमोहन जी, रेगुलेटर्स और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, दैट इज बिटवीन रेगुलेटर एंड एक्सचेंज, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ द एक्सचेंज मेरा एक्सचेंज से यही गुजारिश रहेगा। ओके, यानी इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो, इसकी तैयारी एक्सचेंज के फ्रंट पे करनी पड़ेगी ताकि आपके भी क्लाइंट को नुकसान ना हो, उनको भी मेंबर गंवाना ना पड़े, ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्रिया वाधवा जी आपका, जयप्रकाश गुप्ता जी आपका, आप लोगों आए और बताया इस मुद्दे में क्या दिक्कतें हुई थी और आगे इसका हल क्या हो सकता है। लेकिन सेबी की तरफ से जो जवाब मांगा गया है, ट्रेडिंग में देरी के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने MCX से जवाब मांगा है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तकनीकी दिक्कतों की जांच के बाद MCX पर जुर्माना या फिर एक्शन भी लगाया जा सकता है। गाइडलाइंस के मुताबिक तकनीकी खामी के लिए आर्थिक जुर्माने का एक विकल्प उनके पास रहता है और MCX के जवाब की सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी समीक्षा करेगी। तो ये सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट का एक्शन समझते हैं। हमारे साथ अमित खड़े हैं GCL के। शुक्रिया अमित जी, काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से करेंगे। एक अहम दिन है, CPI के डेटा आने ही वाले हैं, US CPI के। क्या लग रहा है आपको उस डेटा से के बाद किस तरह की रणनीति बनाए? चांदी तो आज अच्छी तेजी दिखा रही है, गोल्ड में भी ठीक ठाक ही तेजी है, क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में आज? जी नमस्कार विश्वमोहन जी, लगता है चार्ट के हिसाब से देखा जाता है कि बेस फॉर्मेशन गोल्ड सिल्वर में हो रहा है। हालांकि CPI के डेटा पर भी ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि काफी अहम डेटा है, तो इस पर भी फोकस जरूर रहेगा। लेवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 71,100 के करीब मार्च वायदा सिल्वर अगर ट्रेडर्स को मिलती है तो 70,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी का ट्रेड जो है मैं रिकमेंड करूंगा। 72,000 से 72,200 तक के लक्ष्य आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं तो गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 62,100 के करीब अगर डेटा के टाइम गोल्ड मिलता है तो 60,800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 62,500 से लेकर 62,700 तक के टारगेट गोल्ड में भी रखे जा सकते हैं। जी विश्वास, ये सलाह गोल्ड और सिल्वर में। और चांदी को इनको लग रहा है कि 72,400-500 रुपए तक चांदी जा सकती है। 70,500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह। अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में जीरा, जहाँ पर आज काफ़ी गिरावट दिखी, दिन के दौरान तो 5% भी कमज़ोर दिखा जीरा और आखिर में करीब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ 25,500 के आसपास। जीरे में और कितनी गिरावट आपको टेक्निकली दिख रही है? सुबह में हाजिर के कारोबारी से बात हो रही थी, ऊंझा के कारोबारी थे, तो उनको लग रहा है कि 20,000-22,000 रुपए तक भी जीरा फिसल सकता है। आपको टेक्निकली कैसा दिख रहा है, चार्ट पे कैसा दिख रहा है, कितनी गिरावट यहां से दिख रही है? थोड़ा मीडियम टर्म का चार्ट बताइए और इंट्राडे के लिए भी जीरे का। बिल्कुल बिल्कुल विश्वमोहन जी, जो आपकी हाजिर व्यापारियों से बात हुई है उनका कहना बिल्कुल सही है और मैं उनके बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ओवरऑल काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर जीरे में बना हुआ है।
अभी आज ही इसने 4 हफ्ते का जो लो था 25,900 रुपए का, वो ब्रेक किया है, जो कि एक नई बिकवाली की ओर इशारा कर रही है। तो देखा जाए तो मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 23,650 के आसपास तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल 26,000 के आसपास अगर जीरा कल ट्रेडिंग के सेशन में मिलता है, बिकवाली करें, 27,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 23,650 रुपए का टारगेट रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये साल अगर थोड़ा सा बड़ा व्यू हम लेके चले तो 20,000 के नीचे के भाव भी जीरे में देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी मीडियम टर्म में 20,000 के नीचे का भी भाव दिख सकता है, और अभी भी पोजिशनली भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर बेच कर ही जाना चाहिए। 23,000 के आसपास का टारगेट नीचे की तरफ दे रहे हैं अमित जी। अमित जी, धनिया में बताइए, धनिया आपको वैल्यू वाइज दिखता है क्या, या अभी धनिया में भी रुके नई खरीदारी से पहले? धनिया में भी देखा जाए तो अभी नेक्स्ट मंथ से अराइवल स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा प्रेशर इस पे भी देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है बेस्ट बाइंग जो इसका रेट है वो 7,000 के आसपास का है। अभी 7550 के आसपास इसका ट्रेड है। 7,000 के आसपास अगर ट्रेडर्स को मिलता है तो जो लोग हाजिर में स्टॉक करना चाह रहे हैं तो वो काफी अच्छा भाव रहेगा। वहां से मेरे को लगता है प्राइसेस अगर चलते हैं तो एक बार वापस फिर से 8100 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। अभी हाजिर के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए। 7,000 एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी धनिया के लिए। जी, तो धनिया में ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड बेहतर करना है ना, कम रिस्क लेना है, पैसे ज़्यादा बनाने हैं, तो आपको वेट करें, 7,000 रुपये आने का वेट करें धनिया में, टाइम दे, फिर पैसा बनेगा, फिर ऊपर की तरफ 8100 तक जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेहतर रिवॉर्ड मिल सकता है। ये पोजिशनल व्यू है, 1-2 दिन के लिए हिसाब से इसे मत समझिएगा जो भी व्यू ये दे रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में हालांकि उन्होंने 1-2 दिन का व्यू ज़रूर दिया है, लेकिन जीरा और धनिया की जो बात हो रही है वो पोजिशनल से लेकर मीडियम टर्म के लिए ये बातचीत हो रही है। अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम को लेकर। ग्वारसीड ग्वारगम अलग अलग नैरेटिव है, अलग अलग कारोबारी अलग अलग बातें करते हैं। अमित जी, आप भी राजस्थान में बैठते हैं और बेल्ट जो मेजर बेल्ट है ग्वार का, वहाँ पर बैठते हैं। कोई कहता है कि उत्पादन इस बार कम है, कोई कह रहा है ज़्यादा है, इस वजह से बाजार चल नहीं रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कोई वायदा बाजार को दोष दे देता है, उनके हिसाब से ट्रेड नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे, ग्वारसीड ग्वारगम में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए अब? जी बिल्कुल रिश्मन जी, देखा जाए तो काफी नेगेटिविटी ग्वारसीड ग्वारगम के चार्ट पर भी अभी बनी हुई है। कंटिन्यू फॉल हम जो है प्राइसेस में देख रहे हैं। हालांकि जो आंकड़े आए थे उसके विपरीत ही इसमें मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि इसका स्टॉक का कैलकुलेशन, सही कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फील्ड के हिसाब से। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 5300 रुपए के आसपास मार्च वायदा ग्वारसीड में एक फ्रेश बिकवाली ट्रेडर्स कर सकते हैं। 5380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर अभी नियर टर्म में मेरे को लगता है 5150 तक के भाव ग्वारसीड में। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 10,200 के आसपास मार्च वायदा ग्वारगम में भी फ्रेश बिकवाली की जा सकती है। 10,400 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 9850 के इसके टारगेट रहेंगे मार्च वायदा ग्वारगम के। तो ओवरऑल अभी चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें नेगेटिविटी ही बनी हुई है। जी विश्वास के हिसाब से इनको लग रहा है कि ये निगेटिविटी और बनी रहेगी। अब आखिरी सवाल मैं नॉन एग्री मार्केट से आपसे लेना चाहूंगा, वो है क्रूड को लेकर। क्रूड को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्रूड की चाल आगे किस तरह की दिख रही है, यहाँ से क्या करना चाहिए अमित जी? क्रूड ऑयल में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जो है अभी एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर इंट्राडे के लिहाज से मैं ट्रेड बताऊं इसमें तो 6400 रुपए के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए फरवरी वायदा। 6500 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। 6330 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल जो डेटा आए थे वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव है। तो देखा जाए तो इसमें एक बाय का ट्रेड ही मैं रिकमेंड करूंगा। जी, क्रूड में बाई की सलाह। और मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है क्या शाम के लिए, अगर कुछ आपको मौके बन जाए? दिन में तो बाजार बंद ही रहे 4 घंटे तक, तो अब मेटल में कुछ बता दीजिए। मेटल्स में कॉपर का एक ट्रेड है। कल इसने जो कैंडल बनाई है वो काफी रिवर्सल है एज पर चार्ट। तो मेरे को लगता है 708 रुपए के आसपास इवनिंग सेशन में इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 704 रुपए का स्टॉप लॉस और 712 से लेकर 714 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे के लिए इसमें रखने चाहिए। ये ओके, इंट्राडे के लिए 714 रुपए के टारगेट के साथ कॉपर खरीदने की सलाह अमित जी की तरफ से। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री मार्केट का पूरा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए आपने रख दिया। तो कमोडिटी विशेष में आपने देखा अलग अलग कमोडिटी, खास कमोडिटी पर तो हमने राय ली ही, साथ ही कमोडिटी मार्केट में एक्शन और आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति भी लेकर आए। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।